नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें तो इसको घर बैठे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि 1953 में आपकी गठित हुई थी, उसका सदस्य कौन नहीं था? के.एम. पनिक्कर, पट्टाभी सीतारमैया, जस्टिस फैजल और हृदयनाथ कुंजरू। तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन मेंबर नहीं था आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है पट्टाभी सीतारमैया, इसके मेंबर नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। तो जो पॉइंट्स मैं रिवाइज कराने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, राज्य पुनर्गठन की बात करते हैं, तो आपको दो कमिटीज के नाम अपने दिमाग में याद रखने हैं। सबसे पहला जो कमीशन आपका है, याद रखिएगा एस.के. धर कमीशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिख भी रही हूँ, एस.के. धर कमीशन का याद रखना है आपको। उसके बाद आपको याद रखना है जेवीपी कमिटी। ठीक है, जेवीपी कमिटी याद रखिएगा। और फिर आप याद रखेंगे 1953 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बोलूंगी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान पूर्वक जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो आप सुनेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं। क्लास देखिए, 1948 का समय था। 1948 का समय था। साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली डिमांड हो रही थी। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बार बार डिमांड किया जा रहा था कि भाषा के आधार पर, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य का पुनर्गठन हो, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, भाषा के आधार पर एस.के. धर कमीशन को अपॉइंट किया गया। क्या भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं? तो याद रखिएगा, एस.के. धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो दिसंबर 1948 में सबमिट की और इन्होंने कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषा के आधार पर या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पर, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर भाषा के आधार पर स्टेट का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। स्टेट का पुनर्गठन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ये चीज याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। ये एस.के. धर कमेटी का जो कमीशन थी उसकी रिकमेंडेशन थी। अब एस.के. धर ने पूरी तरीके से कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पर। फिर जेवीपी कमेटी का गठन किया गया स्क्रूटनाइज करने को, चेक करने को एस.के. धर कमीशन की रिपोर्ट। जेवीपी कमेटी ने भी क्या कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर नहीं होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जेवीपी कमेटी का नाम जेवीपी क्यों था? क्योंकि इसमें जे से जवाहरलाल नेहरू थे, वी से वल्लभ भाई पटेल थे और पी से पट्टाभी सीतारमैया थे। ये तीन लोग थे, इसी वजह से इसको पॉपुलरली हम लोग कहते हैं जेवीपी कमेटी। याद रखिएगा, इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन के जो रिकमेंडेशंस थी उनको
क्या किया, उन्हें रिजेक्ट किया। तो दोनों ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन को क्या किया, कैंसिल किया, ठीक है, मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे होना चाहिए। अब यहां पर एक स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 1953 में गवर्नमेंट ने एक नए राज्य का गठन किया, आंध्र प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, जो तेलुगु जहां पर लोग बोलते थे, तेलुगु भाषा बोलते थे मध्य प्रदेश से, उस एरिया को सरकार ने अलग कर आंध्र प्रदेश का गठन किया। ठीक है, किस बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, तेलुगु की बात करें ना, भाषाई आधार पर। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि दोनों कमिटीज ने जो रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने उस रिकमेंडेशन में बोला था कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा, तो फिर आंध्र प्रदेश का क्रिएशन अचानक से क्यों कर दिया सरकार ने? तो इसके पीछे एक स्टोरी है। उस स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, पोट्टी श्रीराम मल्लू। ठीक है, याद रखिएगा, मुल्लू। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 56 डेज तक हंगर स्ट्राइक की थी, आमरण अनशन किया था, कुछ खाया पिया नहीं था। किस लिए? क्योंकि भाषाई आधार पर ये राज्य का पुनर्गठन चाहते थे, भाषा के आधार पर। और 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सरकार पर प्रेशर पड़ने लगता है और इसी प्रेशर को क्या रिलीज करने के लिए सरकार भाषाई आधार पर एक स्टेट का गठन करती है, जो कि है आंध्र प्रदेश। तो सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर याद रखिएगा 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आता है, जिसके कि 3 मेंबर आपके होते हैं, के.एम. पनिक्कर, जस्टिस फैजल अली जो कि इसके अध्यक्ष रहते हैं, और हृदय नाथ कुंजरू। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इन्होंने क्या रिकमेंड किया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के थ्रू 14 स्टेट फॉर्म होते हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट होती हैं, यूटीज बनती हैं। कब? नवंबर 1956 में। ठीक है, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये पूरा आपके दिमाग में होना चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई? चलिए, अच्छा क्लास, कभी अगर परीक्षा में आपसे कोई पूछे कि नए स्टेट, ठीक है, नए स्टेट को फॉर्म करने का पावर किसके पास होता है? जैसे मैंने अभी आपसे यहां पे कहा कि मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, मैंने मद्रासी बोला था ना, यहाँ पर मद्रास में जो लोग तेलुगु बोलते थे, उस रीजन को सेपरेट करके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो यहां पर किसके पास ये अधिकार है, किसके पास ये पावर है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, आर्टिकल 3 में हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। ठीक है, वो एक नए राज्य का गठन कर सकता है बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट्स की थोड़ी सी टेरिटरी को अलग करके एक नए राज्य का गठन करे, या फिर 2 स्टेट को कंबाइन करके एक नए राज्य का गठन करे। तो आर्टिकल 3 में ये चीज बोली गई है। ये चीज क्लियर हो गई ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन? सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो मुझे जरूर बताइएगा क्लास, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सातवाहन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत थी, हिंदी थी, प्राकृत थी, या फिर फारसी थी? ABCD में से सही उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर आपका है प्राकृत। ठीक है, याद रखिएगा, C आपका सही उत्तर है। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी और इनके जो जितने भी अभिलेख हैं, या तो वो प्राकृत लैंग्वेज में है या फिर वो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कवि वत्सल की, कवि, यहां पे देखिए मैं लिख रही हूं कवि वत्सल, कवि वत्सल की उपाधि किसने ग्रहण की थी? किसे हम कवि वत्सल के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, राजा हाल को, ठीक है, कवि वत्सल के नाम से जानते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो राजा हाल को हम कवि वत्सल के नाम से, इन्होंने कवि वत्सल की उपाधि ग्रहण की थी और राजा हाल ने ही
एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, क्या नाम था उसका? बताइए जल्दी से। आप में से कई स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया होगा। कौन सी पुस्तक थी वो? यहाँ पे देखिए गाथा सप्तशती लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए प्राकृत भाषा में लिखी गई गाथा गाथ सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की बताई जाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हाल को ही हम कवि वत्सल के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने गाथा सप्तशती का संकलन किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड है, मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में किस वंश का वर्णन मिलता है? तो सातवाहन वंश का। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न। तीसरे प्रश्न को जल्दी से देखिए। तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है? राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वंश के संस्थापक कृष्ण प्रथम थे। इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके कृष्ण प्रथम थे? बताइए, थे? नहीं थे, ये गलत है। तो कौन था? दंडी दुर्ग। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कैलाश मंदिर के निर्माण की बात करें तो हाँ, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ है, ठीक है। और कृष्ण प्रथम ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। तो यहाँ पर आपका ये तो सही हुआ, लेकिन ये गलत हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का आरंभ दंडी दुर्ग ने लगभग 736 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके उपरांत शासकों ने मानखेद को, जिसको कि आधुनिक मालखंड को अपनी राजधानी बनाई थी। आधुनिक मालखंड जिसको हम बोलते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ पर देखिए, कृष्णदेव, अगर हम बात करें, कृष्ण प्रथम ने वेगी के पूर्वी चालुक्य औरंगंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी और उसने मध्य एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न देखिए, बिलग्राम का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तालीकोट का युद्ध। अब आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा सही है, ठीक है, कौन से सही है। तो पानीपत के युद्ध के बारे में बात की गई है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में बात की गई है। तो ये 1556 में हुआ था। हाँ, हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, जल्दी से बता दीजिए? अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, बिलग्राम युद्ध 1529 दिया गया है। बताइए, 1529 में बिलग्राम युद्ध हुआ था? नहीं, बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? शेरशाह के बीच में और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। यहाँ पे तालीकट का युद्ध दिया है 1565 में। तो ये आपका सही है, तालीकट का युद्ध 1565 में ही हुआ था, ठीक है। और आपको पता है तालीकट के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, पांचवें प्रश्न पे। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। फास्फोरस चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फास्फोरस साइकिल की बात की गई है। या चट्टानों की टूट फूट से प्रारंभ होता है या एक गैसीय चक्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास, जब भी हम फास्फोरस चक्र की बात करते हैं तो जैसे हम लोग वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वहां पर आपका वाटर फॉर्म हो रहा रहता है। ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा रहता है। इसी तरीके से फास्फोरस साइकिल में फास्फोरस फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, फास्फोरस बन रहा रहता है। और चट्टानों की टूट फूट से प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आपका सही है। या एक गैसीय चक्र है, ये आपका सही है कि गलत? ये आपका गलत है, ये एक गैसीय चक्र नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है।
जैसे अन्य आपके जैव रासायनिक चक्र होते हैं उसमें हवा से होकर चीजें गुजरती है, गैस फॉर्म होती है, लेकिन फास्फोरस चक्र में ये चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका एक गैसीय चक्र नहीं होता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? केवल एक आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, यह चक्र अन्य जैव रासायनिक चक्रों के विपरीत हवा से होकर नहीं गुजरता है। यहाँ पर नहीं गुजरता है क्योंकि फास्फोरस पर आधारित कई गैसीय यौगिक नहीं होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बता दीजिए जल्दी से। 1973 में, 1981 में, 1986 में या फिर 1992 में? कब प्रारंभ हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर 1973 की बात करें तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा सब चीज। 1972 में वाइल्ड लाइफ 72 है 2, ठीक है, एक साल पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर था। 7वें प्रश्न को देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात की गई है। यह प्रदूषक केवल ठोस होते हैं। इस श्रेणी के प्रदूषक सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की गई है क्लास, बताइए। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक की बात की गई है। मैंने आपको बताया है जब भी हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट आपके दो तरीके के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, जो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं ये इतनी जल्दी आपके क्या होते, सड़ते गलते नहीं है। अब देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो किचन वेस्ट है या सीवेज में जो वेस्ट है वो बहुत जल्दी क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मिट्टी बन जाती है। ठीक है, तो वेस्ट आपका खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काफी लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं कूड़े की तरह। तो यहां पर याद रखिएगा, इस श्रेणी में जो आपके प्रदूषक होते हैं, ठीक है, वो जल्दी परिवर्तित नहीं होते। जैसे डीडीटी हो गया, पारा हो गया, मरकरी हो गई, सीसा हो गया, आर्सेनिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, रेडियो एक्टिव कचरा जो हो गया, ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या हो जाएगा, किचन का वेस्ट, नालियों का वेस्ट, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो यह प्रदूषक केवल ठोस होते हैं, ये तो आपका गलत है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये ठोस हो, ये लिक्विड में भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, और इस श्रेणी के प्रदूषक सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित होते, ये आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आसान प्रश्न था ये। अगला देखते हैं हम, 8वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? चलिए बताइए, ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से बता दो। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। भाई ऑक्सीजन तो हमें चाहिए ना, हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सांस कैसे लोगे। ठीक है, लोग कहते नहीं है अब हमें प्योर एयर नहीं मिल रही है, हमें क्यों चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जीने के लिए, ऑक्सीजन है। प्योर ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है। जब एयर पॉल्यूट होगी तब ऑक्सीजन की कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा लेकिन ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस के लिए ऑक्सीजन थोड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 2 आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 3 नहीं है होते हैं। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन प्रभाव नहीं डालती है पूछा गया है, इसी वजह से सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
9वें प्रश्न को देखते हैं। अपघटक की बात की गई है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीकंपोजर की बात की गई, यह अपना जीवन निर्वाह अधिकांशतः उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर अपघटक वर्ग के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आती है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। दे सस्टेन देमसेल्फ मोस्टली ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डीकंपोजर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों ही करेक्ट है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये मेनली डेड उस पर डिपेंड करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता पे, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये छोटे छोटे होते हैं ना, तो डी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। ओजोन का विघटन करने वाला पदार्थ। अच्छा, 9th प्रश्न में ऐसा तो कुछ आपको एक्सप्लेन करना नहीं था, ये तो आपको पता ही है ना। डिकम्पोजर क्या करते हैं, जैसे कोई शरीर है, मरा हुआ किसी का शरीर पड़ा हुआ, तो उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको गलाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं ओजोन का विघटन करने वाले पदार्थ। तो बताइए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पर आपका तीनों जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। अब ओजोन की जब भी बात आती है तो मैं अक्सर कई बार मैंने आपको रिवाइज कराया है, तुरंत रिवाइज कर लो। ओजोन जो है पूछा जाता है किस आपके परत में है, तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में है, जिसको कि हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ओजोन। ये हमें किस रेस से प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से। पता है ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन को हम मेजर किस यूनिट में करते हैं, डॉप्सन में करते हैं। ठीक है, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आपको यहां पर दिख ही रहे हैं। ओजोन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, जो पेपर में पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। अच्छा, यहां पर एक चीज और पूछा जाता है, ओजोन जो है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ये सब मैंने आपको रिवाइज कराया, एक गुड ओजोन और दूसरा आपका बैड ओजोन। गुड ओजोन कौन सा है, जो ओजोन लेयर हमारे सप्ताप मंडल में है, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि हमको यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर रही हैं, उस ओजोन को हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है, जो ओजोन हमारे क्षोभ मंडल में है, ट्रोपोस्फीयर में है, वो एक पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं, इसी वजह से हम उसको बैड ओजोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी ओजोन की बात हम ट्रोपोस्फीयर में कर रहे हैं, क्षोभ मंडल में कर रहे हैं, तो वो बैड ओजोन है, क्योंकि वो एक पॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है, पॉल्यूटेंट की तरह। ठीक है, और यही ओजोन जब लेयर के फॉर्म में हमारे समताप मंडल में प्रेजेंट होता है और यूवी रेस को हम आने से पृथ्वी पर रोकता है, तो उसे हम गुड ओजोन कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोपाइल्स लैंड फार्मिंग एवं कंपोस्टिंग का मिश्रित रूप है। दूसरा आपको दिया गया, मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को जंतुओं की मदद से हटाना आपका फाइटो रेमिडिएशन कहलाता है। यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, बताइए, जब भी हम बायोपाइल्स की बात करते हैं तो लैंड फार्मिंग एवं कंपोजिटिंग की बात हम कर रहे हैं, का मिश्रित रूप बायोपाइल्स कहलाता है। ये बिल्कुल सही। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित पॉल्यूटेड सतह के उपचार में करते हैं, बायोपाइल्स का यूज। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, अगर हम मिट्टी से पॉल्यूटेंट को रिमूव कर रहे हैं, मिट्टी और वाटर से, विद द हेल्प ऑफ एनिमल, तो उसको हम फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। ये आपका गलत है। क्यों? फाइटो रेमिडिएशन में याद रखिएगा प्लांट्स का यूज किया जाता है, ना कि एनिमल्स का। हम क्या करते हैं, मृदा एवं जल में जो उपस्थित आपके पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हटाते हैं प्लांट्स की हेल्प से, तब वो फाइटो रेमिडिएशन कहलाता है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर आप ये एक पेड़ आपने लगाया है, ठीक है, पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, पॉल्यूटेंट को आपकी
खत्म कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो फाइटो रेमेडिएशन कहलाएगा। पानी को स्वच्छ बना रहा है, तो प्लांट्स के हेल्प से जब भी प्रोसेस होता है तो उसको हम फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, ये एनिमल जो दिया है वो गलत है आपका। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा बताइए? बी। बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 12वां प्रश्न। यहाँ पर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की बात की गई है। पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की हमने बात किया है और बोला है इसमें से कौन से सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है, ईएसए को, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना होता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईपीए के बारे में बताया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि कब आया है? 1986 में आया है। ठीक है, इसके तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव एरिया आपका क्या किया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। याद रखिएगा। और इनका मेन पर्पस क्या है जो लिखा है? इनका मूल्य उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना। ऐसी गतिविधियां जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, ठीक है, एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उन गतिविधियों को क्या करना? रेगुलेट करना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही है, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा सही नहीं है? दोनों सही है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। नीचे दिए गए कथन कारण पर आपको विचार करना है। आवास विनाश जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है। विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता का क्षय होता है। अब ये तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया। देखिए क्लास, हैबिटेट क्या होता है? आवास क्या होता है? जहां पर हम आप रहते हैं, हमारा भी तो हैबिटेट है। ऐसे ही जानवरों का भी हैबिटेट होता है। अगर कोई चिड़िया किसी पेड़ पे रह रही है तो वो उसका हैबिटेट है। कोई शेर किसी जंगल में रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट है, वो उसका आवास है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आवास विनाश जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है। अब आप खुद सोचो, कई तरीके के जानवर किसी जंगल में रहते हैं, आप उनके घर को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, पूरे जंगल को काट दीजिए, ठीक है, तो वो बेचारे जानवर कहाँ जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि उनको हमारे आपकी तरह पता था कि हमको जाना है तो कहीं दूसरी जगह अपना घर बनवा के रखें। ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, नहीं तो वो मनुष्य कहलाते। क्यों? उनके पास भी दिमाग होता। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लेकिन मैम मनुष्य से ज्यादा अच्छे जानवर होते हैं, सब पता है। यहाँ पे हम प्रवचन देने नहीं बैठे अभी, ठीक है, अभी बस पढ़ाई पे ध्यान दो जो बता रही हूँ, ज्यादा उस पर सोचना मत। यहाँ पे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जब भी होगा तो बायोडायवर्सिटी लॉस होगी, क्योंकि जो जानवर, जीव जंतु उस जंगल में रह रहे थे, अपने जगह पे रह रहे थे, वो कहाँ जाएंगे? वो भटकेंगे और बायोडायवर्सिटी लॉस होगी। पेड़ भी कटेंगे, जानवर भी इधर से उधर जाएंगे तो मरेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। और दूसरा आपको दिया गया है विदेशी जातियों के प्रवेश से जैव विविधता का क्षय होता है। देखिए, जब भी कोई फॉरेन स्पीशीज आती है कहीं पर, मतलब तो बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन होती है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना पहले रीजन को। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फॉरेन इन्वेसिव स्पीशीज अगर आएगी, ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी लॉस होगा, लेकिन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों अपने में सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो बी आपका सही उत्तर है। अब आप एक ऐसे सोचो कि एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ में छोटे छोटे पेड़ है, घास का मैदान है, ऐसे सोचो। उस घास के मैदान में खरगोश रहते हैं। अचानक से वहां पर तुम कहीं बाहर से एशियाटिक लॉयन लाके वहां पे छोड़ दो। जैसे एशियाटिक लॉयन आएगा वहां पर, बेचारे सारे खरगोश को खा जाएगा। ठीक है, एक ऐसा ग्रासलैंड, एक ऐसा मतलब ग्रासलैंड है जहां पर खाली खरगोश अगर रहते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स रहते हैं, वहां पर आप शेर जैसे जानवर को लाके छोड़ दोगे तो वो उन सबको खा जाएगा, तो वहां की बायोडायवर्सिटी का हनन होगा ना। तो यही चीज बोला गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला 14 प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आज बहुत हैं, बताइएगा टेस्ट कैसा लगा। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना, मैं तुरंत आपको अगले टेस्ट में उसको
वो क्या करूंगी, डिस्कस करूंगी। अच्छा क्लास, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े, आप में से स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो हम आने वाले टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रही थी तो इस समय मेरे पास इस टेस्ट के लिए 35 ही प्रश्न थे, तो मैंने उन्हीं 35 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आने वाले टेस्ट में आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं करंट अफेयर को भी जरूर इंक्लूड करूंगी। बीच में मैंने इंक्लूड किया था, फिर मैंने इंक्लूड करना बंद कर दिया, लेकिन हम फिर करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे टेस्ट में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे। उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे, बस आप लोगों को पढ़ते रहना है। ठीक है, मैंने ये भी देखा कि आप में से कई स्टूडेंट होमवर्क भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए अच्छी बात है, अगर मैं पढ़ा रही हूं तो आपके लिए ये क्लास उपयोगी है, यूजफुल है। अब इससे ज्यादा अच्छा मुझे क्या किस बात के लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको इन्वायरमेंट में दिक्कत हो रही है, साइंस में कहीं दिक्कत हो रही है, पॉलिटी में कहीं भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत होती है, लगता है कि मैम एग्जाम में ये टॉपिक पूछेगा तो मेरा प्रश्न गलत हो जाएगा, तो आप अपने टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक को प्लीज बता दीजिए। मुझे पता है जो भी बच्चा सिंसियरली पढ़ता होगा उन्हें हर सब्जेक्ट में एक दो टॉपिक में डर लगता जरूर होगा। ठीक है, तो आप उन टॉपिक्स को बताइए जो आपको डराते हैं, तो हम उन टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाए जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को लगा लेंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। चलिए, अब बहुत बोल दिया, अब 14 प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात करते हैं। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की गई थी। आपको बताना है कौन सा आपका सही है, तो यहां पर बताइए इसकी जो स्थापना है वो कब है, 1961 में है। ठीक है, 1961 में स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की। तो यहां पर विश्व युद्ध के पहले की गई थी, तो ये आपका क्या होगा बताइए, गलत हो जाएगा ना। और ये आपका एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा एक आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर हो गया ना क्लास। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी की स्थापना 1961 में हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न पर। सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है किस चीज से बताइए, निर्यात प्रोत्साहन से, बैंकिंग सुधार से, बेरोजगारी आकलन से, या फिर निर्धनता आकलन से। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, गरीबी से रिलेटेड है ना, सुरेश तेंदुलकर समिति, डी आपका सही उत्तर होगा। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखिए समिति ने गरीबी रेखा को 32 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 28 रुपए प्रतिदिन कर दिया था। ठीक है, और तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी का 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 प्रश्न। सार्वजनिक सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, इनका नियंत्रण सरकार के पास होता है। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सर्वनिर्भर विकास के मार्ग पर लाने के लिए आवश्यक न्यूनतम संवर्धन उपलब्ध करवाते हैं। तो यहां पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। पब्लिक सेक्टर जो होते हैं वो आपके इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको पता है कि जिस सेक्टर में सरकार द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनियां चलाई जाती हैं, जिन कंपनियों को, उसको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक
सेक्टर कहते हैं ना, पब्लिक सेक्टर कहते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सही है, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड द नेसेसरी मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग द इकोनॉमी ऑन टू द पाथ ऑफ सेल्फ सस्टेन ग्रोथ, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, दोनों ही बिल्कुल सही है। ये तो एक आसान सा प्रश्न था। अगला देखते हैं 17 प्रश्न। 6th 5 ईयर प्लान की बात की जा रही है, छठवीं पंचवर्षीय योजना की। छठवीं पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। दूसरा आपको दिया गया, इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक प्राथमिकता मिली थी। यहाँ पर आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए बताइए, छठवीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम अवधि देखेंगे तो ये क्या है, 1980 से 85, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। बताइए, तो ये भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मूल नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गई थी, जिससे खाद्य की कीमतों में भी वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई बढ़ने लगी थी। और इसी योजना के समय ही आपका 1982 में किसका गठन होता है, बताइए। इसी योजना के तहत किसका गठन होता है, नाबार्ड का गठन होता है 1982 में। जब मैंने 1982 बोला होगा तो आप में से कई स्टूडेंट ने गेस कर लिया होगा। तो याद रखिएगा, नाबार्ड का गठन 1982 में इसी योजना के तहत होता है। इस योजना ने पहली बार निजी क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी थी। ये आपका नहीं कोई सेंस है। तो यहाँ पर आपका सही क्या है, ए सही है, ठीक है। छठवीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नाबार्ड का गठन छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर दूसरा है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो बताइए क्लास, क्या सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हाँ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, सही है। दूसरा है, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। तो बताइए, याद रखिएगा, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को मिलाकर 180 और एक आपकी विषुवत रेखा हो गई 180 नहीं 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, ना कि 180। जिसमें सबसे लंबी अक्षांश रेखा जो है वो आपकी क्या है, लैटिट्यूड जो सबसे लंबी है वो 0 हो गई और सबसे छोटी आपकी 90 डिग्री हो गई, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 आपका गलत है। कंफ्यूज हुए होंगे बहुत से स्टूडेंट इसमें, लेकिन याद रखिएगा 181 रेखा है, ठीक है। अगर हम विषुवत रेखा को मिलाएंगे, हम इक्वेटर को मिलाएंगे तो आपकी 181 रेखाएं हैं। लैटिट्यूड्स की बात की जा रही है, आपको पता है ना, ये चीज तो आपको पता होगी, मैं एक्सप्लेन नहीं करी। ये आपके लैटिट्यूड्स हो गए ना, जो ऐसे ऐसे है लेटे हुए, लेटा हुआ लैटिट्यूड, लंबा ऐसे खड़ा हुआ लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 प्रश्न पे। 19 प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत अंगारा लैंड का भाग था, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का भाग था। आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। बताइए कौन सा करेक्ट है आपका। प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया की बात हम कर रहे हैं, तो याद रखिएगा पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और आपके अंटार्कटिका महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ये सब को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, ना कि अंगारा लैंड। तो ये आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया जो है, दक्षिण जो भारत है आपका, प्रायद्वीपीय भारत है, अगर हम देखें तो ये भी आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल बी आपका सही है। अब देखिए क्लास, पेंजिया के उत्तरी भाग में उत्तरी अमेरिका, यूरोप,
ठीक है, तथा एशिया थे, जिसे संयुक्त रूप से हम लॉरेशिया कहते थे। आपको पता ना, लॉरेशिया कहते थे। और फिर पेंजिया के दक्षिण भाग में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप थे, जिन्हें कि हम गोंडवाना लैंड कहते थे। तो ऊपर जब हम देखेंगे आपका उत्तरी भाग में, नॉर्थ में, तो लॉरेशिया था, और दक्षिणी भाग में अगर हम देखेंगे तो गोंडवाना था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और आपको पता है इन दोनों लैंड्स के बीच में महासागर थे। ठीक है, इन दोनों भागों के बीच में महासागर था, जिसका कि नाम टेथिस सी था। ठीक है, टेथिस महासागर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अवसादी चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं? सेडिमेंट्री रॉक की बात की गई है यहाँ, तो पढ़ लीजिए। या चट्टानें परतदार होती थी, इनमें वनस्पति और जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। या चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 25% भाग पर विस्तृत है। और आखिरी आपको दिया गया है, विस्तृत है, आखिरी दिया गया है, खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों की बात की जा रही है, सेडिमेंट्री रॉक की बात की जा रही है। तो बताइए, या चट्टानें परतदार होती हैं? बताइए क्लास, होती है? हाँ होती है। ठीक है, इनमें वनस्पति जीव जंतु का जीवाश्म पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, खनिज तेल अवसादी चट्टानें में पाया जाता है। इसमें इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने वाली चट्टानें भी पाई जाती, खनिज तेल अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सही है। यह चट्टानें संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 25% भाग पर विस्तृत है? नहीं, 75% भाग पर विस्तृत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं था, 25% नहीं 75% होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भूकंप का अभिकेंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए। सेस्मिक वेव्स आर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट द एपिसेंटर, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मिनिमम एट एपिसेंटर। अरे बाप रे बाप, ये क्या दे दिया? एपिसेंटर की हम बात कर रहे हैं। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, ये सही है ना? भूकंप के केंद्र, जहां पर भूकंप आया है, जहां पे भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एपिसेंटर है। ये पूछा जाता ना, अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक यहाँ एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहाँ है? ओरिजिनेट कहां से हुआ है? ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका पहला। अब आप बताओ, जहां से ओरिजिनेट होगा वहां पर जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी? तो वो तो मैक्सिमम होगी ना, तो ये तो एकदम गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक। आप इस प्रश्न को तो आराम से हल कर सकते थे। अगला हम देखते हैं 22वां प्रश्न। सारगैसो सागर की बात की गई है, इसमें सारगैसम घास व्यापक रूप से पाई जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सारगैसो घास में सारगैसम घास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशन इज फाउंड इन दिस रीजन। तो आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा यहाँ, बताइए। तो यहां पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, सी आपका सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं हम 23rd। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? यहाँ पे 10 डिग्री चैनल की बात की गई है। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ से सेपरेट होता है ये पूछा गया, मतलब किसको किसको सेपरेट करता है? तो बताइए, मालदीव लक्षद्वीप को, या जावा सुमात्रा को, या फिर अंडमान निकोबार को, कि अंडमान और सुमात्रा को? तो बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ये तो एक आसान प्रश्न है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है इसको। आपको लगता होगा कि ऐश्वर्या मैम तो सारे प्रश्नों को आसान प्रश्न कह देती हैं। नहीं, लेकिन मैं उन्हीं प्रश्नों को आसान प्रश्न कहती हूँ जो कि रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए भी रहते हैं पहले। ठीक है, मैं उन्हीं को आसान कहती हूँ, मैं सबको आसान नहीं कहती हूँ। तो चलिए अब आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। अभी तक आप में से कई स्टूडेंट ने इसका आंसर
दे भी दिया होगा, क्योंकि ये एक आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है ABCD में से? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, अंडमान निकोबार को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, 10 डिग्री चैनल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो लिटिल अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 10 डिग्री पूछता है, 9 डिग्री पूछता है और 8 डिग्री पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, एम मिनिकॉय और मालदीव को कौन अलग करता है बताइए? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, याद रखिएगा मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को, जो कोरल आइलैंड है, उसको मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री। 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, और 10 डिग्री जो है वो लिटिल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक बार मैंने क्लास में आपको ये भी बोला था कि आप याद रखेंगे कि सबसे पहले नॉर्थ अंडमान होता है, फिर मिडिल अंडमान होता है, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। अब परीक्षा में जब भी इसे नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को देगा तो आपको ये तो पता रहेगा कि नॉर्थ अंडमान है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल बीच में होगा, फिर उसके बाद साउथ अंडमान होगा। लेकिन ये भी याद रखिएगा जो लिटिल अंडमान है वो सबसे नीचे है। ठीक है क्लास, ये चीज जरूर याद रखिएगा, लिटिल अंडमान जो है वो सबसे नीचे है और इसी लिटिल अंडमान को निकोबार से सेपरेट कर रहा है 10 डिग्री चैनल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक पूछेगा तो आप याद रखिएगा सैडल पीक जो है वो आपकी साउथ अंडमान में है, वो अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इतना चीज कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, 24वां प्रश्न अल बरूनी से रिलेटेड है। ये अल बरूनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, वह खगोल विज्ञान का भी ज्ञाता था। और क्लास तो बताइए सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यह मध्यकाल का प्रसिद्ध इतिहासकार था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो याद रखिएगा अलबर्नी जो है वो किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका कि नाम क्या था? किताबुल हिंद। परीक्षा में पूछता है कि किताबुल हिंद के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे अलबर्नी है। ठीक है, और किताबुल हिंद से हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि वह संस्कृत भाषा का काफी बड़ा विद्वान था अतः उसने पुराणों का भी अध्ययन किया था एवं ऐसा करने वाला वह प्रथम मुसलमान भी था। इसके अतिरिक्त वह खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र का भी ज्ञाता था। तहकीके हिंद नामक एक अन्य पुस्तक की भी रचना इसने की थी और तहकीके हिंद का अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था हिंदी में। तो ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर किताबुल हिंद याद रखिएगा, अलबर्नी से रिलेटेड है और तहकीके हिंद भी अलबर्नी से रिलेटेड है। तहकीके हिंद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। और किसके साथ ये भारत में आया था अलबर्नी? महमूद गजनवी के साथ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इक्तेदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए इस पर। क्या है? इसे मिलने वाला वेतन फवाजिल कहलाता था और इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार था। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए क्लास, इक्तेदार को जो लिखा है सैलरी जो मिलती थी उसको हम फवाजिल कहते थे, ये आपका गलत है। फवाजिल मतलब जो एक्स्ट्रा, ऐसे समझ, जो एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए इक्तेदार को जो भी वेतन था, जो भी खर्च था सैनिकों का, सब देने के बाद जो शेष धनराशि बचती थी, ठीक है, जो बची हुई धनराशि होती थी,
उसको सुल्तान के राजकोष में जमा कर दिया जाता था। एक्स्ट्रा जो धनराशि थी उसको राजकोष में सुल्तान के जमा कर दिया जाता था और उस राशि को हम फवाजिल कहते थे, ठीक है, ना कि इक्तेदार को मिलने वाले वेतन को हम फवाजिल कहते। जो एक्स्ट्रा मनी बचता था सब पेमेंट करने के बाद उसको फवाजिल कहा जाता था। और इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार था, ये तो एकदम गलत है। आपको लगता है इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार दिया जाएगा? नहीं, इक्तेदार को सिक्के चलाने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ना तो एक ना तो दो। अगला प्रश्न देखेंगे, 26वां प्रश्न। दिल्ली पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला सल्तनत कालीन वंश कौन था? ये तो आप सभी को पता होगा, ये तो हमने डिस्कस भी किया है। बताइए, खिलजी, गुलाम, तुगलक, लोधी, सबसे ज्यादा समय तक किसने किया था, अधिक समय तक? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है एबीसीडी में से? सी है, तुगलक वंश ने, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 27वां प्रश्न। दीवाने अर्ज की बात की गई है, तो चलिए बताइए, इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका प्रमुख आरिजे मुमालिक नामक अधिकारी था। ये भी प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। दीवाने अर्ज की बात की गई है, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो दीवाने अर्ज की बात क्लास अगर हम करेंगे तो दीवाने अर्ज की स्थापना जो थी वो बलबन ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय इस विभाग का जो महत्व था वो बढ़ गया था, लेकिन इसकी स्थापना बलबन ने की थी। तो पहला तो आपका गलत है, ठीक है। आरिजे मुमालिक जो था वो आपका सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? सैनिकों की भर्ती करना होता था, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना होता था, और जो सेना से रिलेटेड निरीक्षण करना या साज सज्जा जो भी रिलेटेड था सेना से रिलेटेड, वो आपका आरिज ए मुबालिक करता था, ठीक है। और आरिज ए मुबालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? तो यहां पर आपका सही उत्तर है, दूसरा तो आपका गलत है, मैंने बता दिया। ये पहला तो आपका गलत है, इसकी स्थापना जो थी वो बलबन ने की थी। तो पहला आपका गलत है। पूछा गया कौन सा गलत है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, दीवाने आरिज की बात हम कर रहे हैं। आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है, अभी देखा हमने। ये क्या करता था? सैनिकों की भर्ती करता था, घोड़ों का हुलिया या फिर साज सज्जा की व्यवस्था करना था सेना से रिलेटेड। आरिजे मुबालिक विभाग को हम दीवाने अर्ज भी कहते थे, दीवाने आरिज दीवाने अर्ज कहते थे। और इस विभाग की स्थापना जो थी वो किसने की थी? बलबन ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ा था, ये तो मैंने आपको बताया ही। चलिए 28 को हम देखते हैं। निम्नलिखित के शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की थी? ये भी एक आसान प्रश्न है। तो बताइए, टीपू सुल्तान ने, हैदर अली ने, शिवाजी ने या फिर कृष्णदेव राव ने? किसने की थी? किसने विदेशी राज्यों से संबंध बनाने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक आधुनिक रीति स्थापित की थी? एम्बेसीज स्टैब्लिश की थी, दूतावास की स्थापना की थी। किसने? बताइए। अभी आप देखते ना हर जगह एम्बेसी होती है भारत की, तो किसने अपने समय में एम्बेसी स्टैब्लिश की थी? तो वो थे टीपू सुल्तान, ठीक है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक क्या है? तो बताइए यहाँ पर क्या है? पर कैपिटा रियल इनकम में स्लो ग्रोथ दिखने के पीछे कारण क्या है पूछा गया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, वस्तुओं मूल्यों में गिरावट, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। यहाँ पर उत्तर क्या हो सकता है आपका? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ठीक है, फिर उसके बाद वस्तुओं में गिरावट, वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट। अरे गिरावट होगी तो ये तो गलत होगा ना, यहाँ पे बढ़ोतरी अगर होता तब होता। वस्तुओं मूल्यों में भारी बढ़त या फिर बढ़ना उनके रेट का, डिक्लाइन नहीं। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति, ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका 1 और 3 होगा, तो बी आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ पर गिरावट की जगह बढ़त होती तो आपका सही हो जाता। ठीक है, 1 और 3 आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। मानव विकास सूचकांक की बात की गई है, एसडीआई की बात की गई है, तो बताइए यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय भी इसकी मापन का एक घटक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम इसका एक कंपोनेंट है, तो ये भी आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एसडीआई से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम 3 प्रमुख चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला जीवन प्रत्याशा, जिसको कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, इसकी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, ठीक है, और फिर शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत की जाती है। ये याद रखिएगा, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, शिक्षा के औसत वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 3 फैक्टर्स आपके एसडीआई में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा, महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को विकसित किया था। ठीक है, और यह इंडेक्स अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन की मानवीय क्षमता की अवधारणा पर आधारित था। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं परीक्षा में, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये 3 फैक्टर्स तो आपको बहुत याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा गया था, तो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष के लोग को बच्चे टिक लगाकर नहीं आए, तो उनको लगा स्कूली शिक्षा का क्या मतलब है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, स्कूली शिक्षा का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की भी बात की गई है और पर कैपिटा आपका बात किया गया है। चलिए 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको समिति दी गई है, दूसरी वो समिति कमिटीज किससे रिलेटेड है। अगर चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। भगवती कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, कोठारी कमेटी, ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए क्लास। भगवती कमेटी किस चीज से रिलेटेड है बताइए, बताइए जल्दी से। भगवती कमेटी जो है वो बेरोजगारी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। नरसिम्हन कमेटी की हम बात करेंगे तो ये बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग सुधार से, बी का 4 2 जगह दिया गया है। कोठारी कमेटी की बात करेंगे तो ये आपका एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है, शैक्षिक सुधार से रिलेटेड है, तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आखिरी बचा स्वामीनाथन कमेटी, ये जनसंख्या नीति से रिलेटेड है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बताइए किसके द्वारा किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा, सेबी के द्वारा, नेशनलाइज्ड बैंक के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा। तो देश में किसी वस्तु के आयात हेतु विदेशी विनिमय का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, रिजर्व बैंक, भारत रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। याद रखिएगा 1935 एक्ट के थ्रू। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 33 प्रश्न पे। यहाँ पर आपको माइनिंग एरिया दिया गया है और किस माइनिंग एरिया में कौन सा मिनरल मिलता है ये बताना है। कल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, गुरु महिसानी की बात करेंगे, जादूगोड़ा की बात करेंगे, जावर की। तो देखिए जादूगोड़ा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए। जादूगोड़ा में क्या मिलता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या मिलता है जादूगोड़ा में, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। तो अब भूलिएगा नहीं क्लास। और बताइए मुझे, और तलचर की बात करेंगे, तलचर में क्या मिलता है, कोयला मिलता है।
तो ए का फर्स्ट तो एक ही जगह दिया गया है। और देखिए जादूगुड़ा वाला सी का थर्ड दिया है, सी का थर्ड भी दिया है, तो इसका मतलब आपका उत्तर तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं क्लास, जो जादूगुड़ा है ये, यहां पर ये आपका किस स्टेट में है बताइए, ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। ठीक है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगला देखेंगे हम 34th प्रश्न को। 34th प्रश्न देखिए क्या है, 34th में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? भारत में सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है? गोंडवाना, विंध्यन, धारवाड़ या फिर कुटप्पा? बताइए क्या है, बताइए। कुटप्पा, यहाँ पे सही उत्तर क्या है? धारवाड़। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले आर्चियन होता है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है बताइए? आर्चियन के बाद धारवाड़ होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बताइए क्लास? आर्चियन होता है, फिर धारवाड़ होता है, फिर कुटप्पा होता है, फिर गोंडवाना होता है। कैसे है ये याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा आर्चियन है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। फिर मैंने आपको क्या बताया? धारवाड़ है। ठीक है, फिर उसके बाद कुटप्पा है, फिर विंध्यन है, विंध्यन के बाद गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रैप। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे आर्चियन नहीं दिया है, धारवाड़ दिया है, इस वजह से हमने सी को सही मार्क किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35th प्रश्न को देखते हैं, किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है? अब ये तो सबसे आसान प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है सबसे आसान। गमछा झाड़ मित्र पर सबको पता है, कितने स्टेट है बताओ? 6, 7, 8, 9। तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ने सही आंसर दिया होगा, सही उत्तर है सी 8। ठीक है, गमछा झाड़ मित्र पर। यहाँ पर देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। अब आने वाले क्लासेस में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट है। आज के टेस्ट में एनवायरमेंट के क्वेश्चंस ज्यादा थे। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर से, और आशा करती हूँ टेस्ट अच्छा लगा हो। आप लोगों के जो सजेशंस हैं, जैसे कि मैम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दीजिए और क्या करंट अफेयर्स को इंक्लूड करिए, तो दोनों को हम आगे के क्लासेस में इंक्लूड करेंगे। आज की क्लास के पहले मैंने आप लोग का कमेंट पढ़ा था, नहीं तो आज ही के क्लास में मैं जरूर इंक्लूड की होती। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और आगे आप लोग तैयारी करते रहिए। लास्ट में जैसे हर बार मैं एक ही डायलॉग को रिपीट करती हूँ, वो क्या है बताइए? कि सबसे ज्यादा भरोसा आपको किस पे रखना है? खुद पे रखना है। मेहनत आपको खुद करनी है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है आपका तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन परिश्रम आपको करना है। एग्जाम में अपीयर आपको होना है, मेंस में लिख के आपको आना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसी को प्ले करना है तो वो आप खुद हैं। ठीक है, एक गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन कर सकता है। ठीक है, हम आपका थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन सारा काम आपको खुद करना है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा भरोसा अपने पे रखिए और स्मार्टली पढ़ाई करिए। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार चीजों को रिवाइज करिए। कोई भी आपको आकर एक नई पुस्तक बता दे तो उसको पढ़ने मत बैठिए। ठीक है, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो। और हर परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं जिसके के आंसर्स किसी को भी नहीं आते। ठीक है, तो उन प्रश्नों पे आपको फोकस नहीं करना है, उन डिफिकल्ट प्रश्नों पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करना है जो सॉल्वेबल हो, जो कि सॉल्व किए जा सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होया करिए अगर किसी भी टेस्ट में आपको 1-2 क्वेश्चंस ना आया करे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन प्रश्नों के लिए परेशान होया करिए जहां पर आपको लगता है कि हमने सिली मिस्टेक की। मॉक टेस्ट जब आप देते होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होते होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा,
तो आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों को पढ़ लेंगे। अब अगली बार आएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिन प्रश्नों पे आपने सिली मिस्टेक की उन प्रश्नों पे ज्यादा फोकस किया करिए। क्यों मैंने ऐसी गलती की, क्या मुझे उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, या गलती से मैंने नॉट नहीं पढ़ा, या कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। इन सब चीजों पे थोड़ा सा ना अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान दिया करिए, इंप्रूवमेंट जरूर होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ और कुछ रिपीटेड प्रश्नों के साथ रिवीजन के लिए। तो आशा करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और आप पढ़ाई करते रहें और एक सही डायरेक्शन में अपनी पढ़ाई को ले जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।